हे गाइस, वेलकम टू जीएसएन लॉ। आज हम बात करेंगे एक नया लॉ जो चाइना ने हांगकांग में लागू किया है उसके विषय में। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लिया है और इस आर्टिकल में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये लॉ हांगकांग के प्रेजेंट जो लीगल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस मुद्दे के बैकग्राउंड के बारे में। हाल ही में 30 जून को चाइना ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था द लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन दी हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये लॉ चाइना के पार्लियामेंट ने चाइना में बैठे बैठे यूनानिमसली पास कर दिया बिना हांगकांग के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हांगकांग हमेशा से चाइना का पार्ट नहीं था बल्कि एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और 1997 में इंग्लैंड ने चाइना को इस रीजन को सौंप दिया दो कंडीशंस के साथ। एक तो यहाँ पर 1 कंट्री और 2 सिस्टम की बात रहेगी, यानी कि जो हांगकांग का गवर्निंग सिस्टम होगा वो मेनलैंड चाइना से अलग होगा। अब देखिए, ब्रिटिश कॉलोनी रहते हुए हांगकांग ने एक कैपिटलिस्ट सिस्टम या हिंदी में हम कहें पूंजीवादी सिस्टम अपने यहाँ पर रखा, जबकि जो चाइना है वो हम सबको पता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर काफी लिबरल पॉलिसीज अपनाई जाती हैं और साथ ही साथ जो एक ब्रिटिश सिस्टम है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का वो भी यहाँ पर फॉलो होता है और यहाँ के लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं। मेनलैंड चाइना को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम्स नहीं है, जबकि हांगकांग में इंडिविजुअल फ्रीडम्स ब्रिटिश लेगेसी के साथ चले आ रहे हैं। और जब 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को सौंपा तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि 50 साल तक ऐसा ही सिस्टम चलेगा ताकि लोगों को टाइम मिले एक चाइनीज वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 1997 में चाइना और इंग्लैंड के बीच में पैक्ट हुआ था इसकी एनिवर्सरी 1 जुलाई को थी और इसी के जस्ट एक दिन पहले यानी कि 30 जून को चाइना ने ये लॉ पास कर दिया। अब देखिए, जैसे इंग्लैंड में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वैसे ही हांगकांग में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है बट उनका एक अपना बेसिक लॉ है जिसको वो फॉलो करते हैं इन प्लेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेसिक लॉ के आर्टिकल 23 के हिसाब से हांगकांग को ये स्वतंत्रता थी कि वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपना लॉ बना सके। अब यहाँ पर बेसिक लॉ, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो बेसिक लॉ को ऐसे समझिएगा कि एक केल्सन ने थ्योरी दी थी ग्रैंड नॉर्म, यानी कि बेसिक लॉ जिसके ऊपर बाकी के सारे स्टैट्यूट्स बनाए जाते हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। आपको याद होगा सन 2002 में सार्स नाम की एक डिजीज का आउटब्रेक हुआ था। उस समय भी कुछ आज ही की तरीके से सिचुएशंस थी और वो भी आउटब्रेक चाइना से ही ओरिजिनेटेड था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 2002 का सार्स आउटब्रेक हुआ था उसके बाद यूएस की मदद से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसपे आज सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बेस्ड हैं कि चाइना ने कोविड-19 को वेपनाइज किया, वो इसी आउटब्रेक के बाद यूएस की मदद से चाइना ने बनवाया था। और उस समय पर भी चाइना की ये विस्तारवादी नीति जो आज के समय में हम देख रहे हैं वो उस समय भी चाइना ने प्रयास किया था। लेकिन जैसे ही 2003 में चाइना लॉ लेकर आया तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हांगकांग के अंदर। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात है इसको आप तिब्बत से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं ये चाइना में 2 हैं, एक हांगकांग और दूसरा मकाओ, जबकि जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं वो 5 हैं, जिनमें से एक शिनजियांग प्रोविंस है जिसको आप न्यूज में सुनते होंगे इन रिलेशन टू उइगर मुस्लिम्स, और दूसरा है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हांगकांग का जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस चाइना के अंदर, वो क्या तिब्बत जैसा है? नहीं। ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इनमें सिर्फ 2 आते हैं जो कि है हांगकांग और मकाओ, जबकि शिनजियांग और तिब्बत जो कि न्यूज में रहते हैं वो दोनों ऑटोनोमस रीजन्स हैं। बाकी 3 ऑटोनोमस रीजन्स और
और हैं उसको आप सर्च कर लीजिएगा। हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 रीजन्स के बारे में हमको पता होना चाहिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 23 को पढ़ के ये लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ का इशू था ये हमारे यहाँ जैसे स्टेट लिस्ट है कुछ उस तरीके का प्रोविजन रहा होगा। अब हमारे यहाँ जब भी स्टेट लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो वहां पर काफी चेक्स एंड बैलेंसेस है, जैसे कि अगर स्टेट खुद ये मांग करता है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना दे तभी पार्लियामेंट उस पे लॉ बनाता है। तो यहाँ पर वो चेक्स एंड बैलेंसेस को नजरअंदाज करते हुए चाइना ने एनेक्सर 3 ऑफ बेसिक लॉ के अंडर में इस एक्ट को डाल दिया। इसका मतलब ये होगा कि प्रोमलगेशन के थ्रू इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि इसमें जो हांगकांग की लोकल गवर्नमेंट है उसका कोई भी से नहीं रहेगा। जैसे ही ये लॉ पास हुआ वैसे ही ये इफेक्ट में आ गया। अब बात करते हैं कि इस लॉ के अंडर में कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। पहला है सेसेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एफर्ट करता है जिससे ये पता चले कि वो हांगकांग में चाइना के खिलाफ अलगाववाद फैला रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा है सबवर्जन, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज नेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो उसकी गवर्नमेंट है उससे कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सजा मिलेगी। टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ कल्यूजन विद फॉरेन कंट्री और विद द एक्सटर्नल एलिमेंट्स टू एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि किसी और कंट्री के साथ मिलके चाइना के खिलाफ काम करेगा यदि कोई व्यक्ति, उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई होगा और उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। इन सारे ऑफेंसेस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। अब देखिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी होनी चाहिए। इसके लिए चाइना ने 2 ऑफिसेस बनाए हैं। पहला है ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा है कमिटी फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, ये जो ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी है ये एक तरीके का एक नया डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट के अंडर में, और ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी होगा जो कि एक्ट के अंडर में केसेस को देखेगा और साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, एडजुडिकेटर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट वो भी इन्हीं के द्वारा होगा विद द गाइडेंस ऑफ मेनलैंड चाइना। और एक और चीज, यहाँ पर चाइनीज प्रोसीजरल लॉज भी अप्लाई हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो कमिटी फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी है ये हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि चीफ मिनिस्टर या अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पैरेलल है ये पोस्ट, उनके अंडर में ये कमिटी आएगी। और ये जो कमिटी होगी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये जो कमिटी है इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होगा जो कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज को बनाएगा। अब देखिए, चाइना ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसका कुछ न कुछ रिस्पॉन्स वो वेस्ट की तरफ से आना लाजमी था। इसमें यूएसए ने और यूके ने हेविली क्रिटिसाइज किया चाइना को, और यूके ने तो यहाँ तक प्रपोज कर दिया कि वो हांगकांग के लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए, चाहे आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो या राइट विंग को सपोर्ट करते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे मुद्दे को देखकर निकल के आते हैं। इसमें पहला है कि क्या हांगकांग की तरह अगर इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी होता लंबे समय तक तो क्या आज हमारी इकोनॉमिक स्थिति बेटर होती। वैसे यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया जैसे बड़े कंट्री को एडमिनिस्टर करना ब्रिटेन अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन हांगकांग जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स जो थे उस पे उसने अपना कब्जा जारी रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक हब्स बन गए। खास करके हांगकांग एक काफी डेवलप्ड और एक इकोनॉमिक सेंटर की तरह उभर के आया। आपके क्या विचार हैं इस क्वेश्चन पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हांगकांग और जम्मू कश्मीर की तुलना की जा सकती है। हमारे यहाँ जो वामपंथी पत्रकार हैं वो जम्मू कश्मीर को बहुत सी अदर लोकेशंस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बात करते हैं हांगकांग की या फिर हम बात करते हैं वेस्ट बैंक और गाजा और इजराइल के बारे में, तो एक वामपंथी पत्रकारों का धड़ा है जो उसको जम्मू एंड कश्मीर से कंपेयर करने लग जाता है। तो क्या इसको करना क्या सही है, जबकि हमको ये पता है कि 1988 से लेकर 1990 तक जो भी इंसर्जेंसी हुई जम्मू कश्मीर में उसमें डेलिबरेटली जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया गया और वहां से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भगा दिया गया। उसके बाद क्या प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, जहां पर पाकिस्तान भी काफी कुछ इन्वॉल्व है लोकल पॉलिटिक्स में, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात की जा सकती थी। यहाँ पर कई लोग प्लेबिसाइट या फिर जनमत संग्रह की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसी जगह का जब डेमोग्राफी चेंज कर दिया गया है तो क्या वहां पर फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट हो सकता है, जबकि हांगकांग के केस में उसका ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है। और यहाँ पर वामपंथी ही नहीं बल्कि जो राइट विंग
विंग के कुछ पत्रकार हैं, वो भी हांगकांग के प्रोटेस्ट को और CAA के प्रोटेस्ट को कंपेयर कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पहली चीज तो CAA के प्रोटेस्ट में कोई भी अलगाववादी नीतियों को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ राइट विंग के पत्रकारों ने आयरन के बड़े बड़े गुलेल जो कि यूज किए गए थे राइटर्स के द्वारा दिल्ली में, उनको दिखाते हुए उसको हांगकांग के प्रोटेस्ट से कंपेयर किया, और ये करके आपने अपनी ही सरकार को अंडरमाइन कर दिया। तो आपके क्या विचार हैं कि हांगकांग और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना या फिर CAA और हांगकांग के प्रोटेस्ट को कंपेयर करना, क्या ये हमारी मीडिया के लिए सही है? आपके जो भी विचार हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पहला एक्ट नहीं था जो चाइना के द्वारा इस तरीके से पास किया गया, बल्कि 2019 में 2 बार ऐसे एक्ट्स और लाए जा चुके हैं चाइना के द्वारा। इनके ऊपर प्रशांत धवन सर के बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से हांगकांग की पूरी हिस्ट्री, जो 1997 से पहले की हिस्ट्री थी, वो भी पूरी बताई गई है। और अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं तो आज का अंकित अवस्थी सर का करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हांगकांग को कवर किया है और टाइमलाइन उसकी बताई है कि कब ओपियम वॉर्स हुए, और उसके बाद फिर जापान का जो एनेक्सेशन था हांगकांग का उसको बताया, फिर ब्रिटेन के पास कैसे आया, और आज तक की पूरी सिचुएशन अंकित सर ने कवर किया है। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।